नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर राधाकृष्ण। कुछ कृषि संबंधी महत्वपूर्ण बातें हैं, महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, इन्हें समझ लेना आपके लिए बहुत आवश्यक है। पहली बात तो यही है कि हमारे देश में हमारे जो किसान हैं, 3.5 लाख से लेकर 4 लाख करोड़ रुपए का खाद, रासायनिक खाद, इसमें यूरिया है, डीएपी है, एमओपी है, एसएसपी है, आदि खरीद कर अपने खेतों में प्रयोग करते हैं। इसके अलावा इतने ही अमाउंट में कि 4 लाख करोड़ के आसपास की जो कीटनाशक दवाएं हैं, अपनी फसलों को रोगों से बचाने के लिए, कीटों से बचाने के लिए प्रयोग करते हैं। इतनी बड़ी मात्रा में रासायनिक खादों का प्रयोग करने के बावजूद भी हमारे खेत की मिट्टी निरंतर अपनी उत्पादकता खोती जा रही है, उत्पादन में गिरावट आती जा रही है, हमारे खेत की मिट्टी बंजर होती जा रही है। कारण क्या है? कुछ सोचने का, कुछ समझने का हमें कुछ समय तो देखना चाहिए कि इतनी मात्रा में हम रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं, जिसे कि आधुनिक खेती का मूल आधार कहते हैं। उसके बावजूद भी उत्पादकता निरंतर गिर रही है। इतना ही नहीं, रासायनिक खादों के प्रयोग से मिट्टी के अंदर बहुत सारे पोषक तत्वों की कमी होती जा रही है, और मिट्टी के पोषक तत्वों की ये कमी फसलों में दिखाई दे रही है, फसलों की उत्पादकता पर इसका प्रभाव डाल रही है। साथ ही हम जो मानव हैं, पृथ्वी पर जो जीव जंतु रहते हैं, उनके शरीर पर भी इसका सीधा प्रभाव पड़ रहा है। हम देखते हैं कि मानव में बहुत सारी बीमारियां का संबंध इन्हीं पोषक तत्वों की कमी से सीधा सीधा संबंधित है। वो रोग पैदा कर रही हैं, और रोगों से लड़ने के लिए भी मानव को जितना जितना खर्चा खेती में करना पड़ता है, उससे कई ज्यादा गुना खर्चा अपनी चिकित्सा पे करना पड़ रहा है। तो किसानों को ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि वो जिस खाद का प्रयोग अपने खेतों में कर रहे हैं, उसके लाभ कम हैं, नुकसान ज्यादा हैं, उससे उत्पादनता घट रही है, लागत बढ़ रही है, और किसान कर्जदार होता जा रहा है। ऐसे में जैविक खेती का प्राकृतिक खेती का महत्व बढ़ जाता है। यद्यपि इस प्राकृतिक खेती और जैविक खेती में एक मुख्य अंतर है। प्राकृतिक खेती का भाव है कि हमें कुछ भी खरीदना ना पड़े, हमें कुछ भी बाहर से कोई वस्तु लाके अपने खेतों में खेती के लिए प्रयुक्त ना करनी पड़े। ये प्राकृतिक खेती है। यहाँ तक कि हम ट्यूबवेल का पानी भी अपने खेतों में इस्तेमाल ना करें, तो बरसात का पानी, नदी नाले का पानी हमें उपलब्ध हो, उससे खेती करें। यद्यपि ऐसी खेती करना तो बहुत मुश्किल है। जैविक खेती का अर्थ है कि हमें कोई भी रासायनिक जो पदार्थ है अपने खेतों में इस्तेमाल ना करें, ताकि हमारे खेतों में किसी भी तरह का रासायनिक प्रभाव ना पड़े। यदि ऐसे मित्र जैविक खेती करते हैं, प्राकृतिक खेती करना चाहते हैं, तो उनके लिए कुछ उपाय तो होंगे, तभी तो वो सफल हो सकते हैं। तो इसका एकमात्र उपाय है, वो समझने की जरूरत है। वो ये है, जैसे कि हमें जीवित रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, अपने जो दैनिक क्रियाकलाप है उनको संपन्न करने के लिए निरंतर ऊर्जा की आवश्यकता होती है, पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है। ठीक इसी प्रकार हमारी जो धरती माता है, हमारे जो खेत हैं, खेत की मिट्टी है, उसको अपना उपजाऊपन बनाए रखने के लिए, अपनी फर्टिलिटी को स्थिर रखने के लिए कुछ पोषक तत्वों की आवश्यकता रहती है। तो हमारी धरती का जो पोषक है, हमारी धरती का, हमारी धरती की मिट्टी का जो मुख्य पोषक आहार है, मुख्य पोषक जो आपूर्तिकर्ता पदार्थ है, वो है या तो पशुओं के बलमूत्र, खास करके देसी गाय का गोबर, गौमूत्र, और दूसरे फसलों के अवशेष। वैसे भी एक प्राकृतिक नियम है, हमने कई बार सुना है कि जो यहाँ से जन्म लेता है, उसे जन्म मृत्यु के पश्चात उसी में मिल जाना चाहिए, ताकि जो मिट्टी, जो पृथ्वी से, जो मिट्टी से उसे प्राप्त हुआ है, मिट्टी में लौट जाए। लेकिन अब इस चक्र को हमने बाधित कर दिया है, इस चक्र को हमने रोकने का प्रयास करना शुरू कर दिया है। उसी का परिणाम है कि अब हमारे खेत की मिट्टी अपने जो उपजाऊपन है, अपना जो फर्टिलिटी है, वो खोने लगी है, और उसके परिणाम हम देख ही रहे हैं। तो यदि आप जैविक खेती करते हैं, तो आपको अपना ध्यान उस पोषक पदार्थ पर केंद्रित करना चाहिए जो आपकी मिट्टी की फर्टिलिटी को बढ़ा सके। तो मिट्टी की फर्टिलिटी को, मिट्टी के उपजाऊपन को बढ़ाने की, पूर्ति करने का मुख्य जो आधार है, आप उसको पशुओं के गोबर और मूत्र से पूरा कर सकते हैं। यद्यपि
इसमें और ज्यादा सटीकता देखने जाए और वैज्ञानिकता देखी जाए तो ये हजारों सालों की पौराणिकता है। देसी गाय है, जिसको हम गौ माता कहते हैं, उसका गोबर, गोबर से तैयार खाद हमारी मिट्टी का सबसे प्रमुख, सबसे श्रेष्ठ, सबसे उत्तम खाद है। यदि हम अपने देसी गाय के गोबर से तैयार खाद का प्रयोग करते हैं तो उससे हमारी मिट्टी को कई तरह के पदार्थ तो सहज से प्राप्त हो ही जाते हैं। साथ ही गाय के गोबर में ऐसे सूक्ष्म जीव हो रहते हैं, ऐसे सूक्ष्म एंजाइम्स रहते हैं, ऐसे सूक्ष्म जैविक रसायन रहते हैं जो मिट्टी की संपूर्ण आवश्यकता को सहज पूरा कर देते हैं। क्योंकि फसल अवशेष को सड़ने गलने के लिए, डिकम्पोज होने के लिए भी तो कुछ पदार्थों की जरूरत रहती है, कुछ सूक्ष्म जीवों की जरूरत रहती है। तो ये सूक्ष्म पदार्थ सिर्फ गोबर के माध्यम से प्राप्त हो सकते हैं। तो गोबर के माध्यम से हम अपने खेत की मिट्टी को न केवल फर्टिलाइज बना सकते हैं, बल्कि उसके पोषक तत्व अब धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं, घट रहे हैं, उनकी आपूर्ति भी कर सकते हैं। तो संबंध में आपका परिचय एक नए पदार्थ से कराना चाहता हूँ। तो पदार्थ अभी हाल ही में बाजार में उपलब्ध हुआ है और ये पदार्थ है गोबर भस्म संपूर्ण। ये बहुत ही अद्भुत पदार्थ है। ये एक हमारे जो खेत हैं उनके लिए मुख्य भोजन बन सकता है और इसका जो मुख्य आधार है, मुख्य इंग्रेडिएंट्स हैं, वो गोबर है, देसी गाय का गोबर है। देसी गाय का ताजा गोबर से एक्सट्रैक्ट निकाल के इसमें मिश्रित किया गया है। साथ ही जो गाय के गोबर से राख तैयार होती है, राख के अद्भुत गुणों से भी हम सब परिचित हैं। गौमूत्र के जो क्षार है उससे भी हम सब परिचित हैं। तो इनका मिश्रण में ये तीन मुख्य आधार हैं। इसके अलावा इस गोबर भर संपूर्ण में मोरिंगा लीव्स जो होती हैं, डोमेस्टिक लीव कहते हैं, जिसे आज का सबसे श्रेष्ठ आहार माना गया है। इस मोरिंगा लीव्स में सभी पोषक तत्व जो हमें जरूरत पड़ती हैं, चाहे प्राणी हम हो या कोई भी प्राणी जगत का कोई दूसरा जीव हो या फिर हमारी पृथ्वी हो, क्योंकि जब इस मोरिंगा लीव्स को सड़ने गलने के बाद जो उसका एक्सट्रैक्ट पैदा होता है, मिट्टी में मिलता है, तो मिट्टी की पोषकता को सहजता से सामान्य स्तर पर ला देता है। साथ ही मिट्टी के अंदर ये सूक्ष्म जीव हैं, उनको अपने आहार के रूप में जिस कार्बनिक पदार्थ की जरूरत पड़ती है वो भी मोरिंगा लीफ से सहजता से पूरा मिल जाता है। इसके अलावा इस गोबर भर संपूर्ण में जो जो समुद्री काई होती है, जिसे हम सीवीड्स कहते हैं, वो उसका भी एक्सट्रैक्ट इसमें है। साथ ही जो कुछ जड़ी बूटियां हैं, जिसमें 12-13 जड़ी बूटियां तो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, उनका एक्सट्रैक्ट भी इसमें मिलाया गया है। इस तरह यदि इस गोबर भर संपूर्ण का प्रयोग हम मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए निरंतर प्रयोग करते हैं तो मिट्टी की संरचना में तो बदलाव आता ही आता है। इसके निरंतर प्रयोग से मिट्टी के अंदर बहुत सारे सूक्ष्म जीव भी तेजी से अपने आप को विभाजित करते हैं, अपनी संख्या में वृद्धि करते, संवर्धन करते। साथ ही मिट्टी के अंदर जो सूक्ष्म जीवों के साथ में जो केचुए रहते हैं, उनकी संख्या में भी इस गोबर धन संपूर्ण से निरंतर वृद्धि होती चली जाती है। जब ये सारी चीजें मिट्टी में मिलने लगती हैं तो मिट्टी की जो फर्टिलिटी है, मिट्टी की जो संरचना है, मिट्टी की संरचना में जो रासायनिक खादों के प्रयोग से गिरावट आई है, बदलाव आया है, मिट्टी की फर्टिलिटी घटी है, मिट्टी में जो कठोरता आई है, मिट्टी में जो पानी की नमी लुप्त होती जा रही है, वो सारे गुण इसके साथ लौट आते हैं। जब मिट्टी में सारे गुण लौट आते हैं तो मिट्टी की जो फर्टिलिटी है, उपजाऊपन फिर सामान होने शुरू हो जाती है। ऐसे में आप खेत की मिट्टी को थोड़ा सा जोत दें, कुछ करने की आवश्यकता, थोड़ा सा जोत दें कि उसमें नमी तो सहजता से इसके बाद रहनी शुरू हो जाती है। क्योंकि मिट्टी की जो संरचना में बदलाव आता है, मिट्टी भुरभुरी होती चली जाती है, मिट्टी की कठोरता दूर होती चली जाती है। तो जो भी पानी सिंचाई के माध्यम से या वर्षा के माध्यम से आपके खेत में पहुंचता है, वो मिट्टी सोखने लग जाती है। ऐसे में थोड़ी सी बुआई, थोड़ी सी जुताई के बाद जो भी बीज आप अपने खेत में फेंक देते हैं, जो भी पौधा आप लगा देते हैं, उसका अंकुरित होना, उसका उसका लगना, उसका बढ़ना फिर वो संभव हो जाता है। साथ ही भुरभुरी मुलायम मिट्टी में जो भी पौधा अंकुरित होता है, जो भी पौधा आप रोपते हैं, उसकी जड़ें भी तेजी से फैलती हैं और ये जड़ें तेजी से फैल के मिट्टी गहराई में जाती हैं तो मिट्टी के अंदर
गहराई में जो पोषक तत्व हैं वो सहजता से सूख पाती हैं। साथ ही जब मिट्टी में सूक्ष्म जीवों की गतिविधि बढ़ती है तो सूक्ष्म जीवों की गतिविधि के साथ में कुछ पोषक तत्व सहजता से ही अपने को पौधों की जड़ों को उपलब्ध होने लगते हैं। क्योंकि देखा गया है, अध्ययन कहते हैं कि हमारी मिट्टी में कई पोषक तत्व सामान्य से ज्यादा मात्रा में उत्पन्न हो गए हैं। कारण यही है कि हमने निरंतर पिछले 50-60 सालों में इतनी मात्रा में रासायनिक खादों का प्रयोग किया है। वो रासायनिक खादों के साथ जो पोषक तत्व, जो मिनरल्स और रासायनिक पदार्थ हमारी मिट्टी में पहुंचे हैं, वो अक्रियाशील हो गए हैं, वो इनएक्टिव हो गए हैं, उन्हें क्रियाशीलता खो दी है, लेकिन मिट्टी में उपलब्ध है। इसमें सबसे पहला स्थान तो फास्फोरस का ही आता है, दूसरा स्थान पोटाशियम का आता है, तीसरा स्थान सल्फर का आता है, कैल्शियम का आता है, जिंक का आता है, आयरन का आता है। ये सारे सामान्य से अधिक मात्रा में हमारी मिट्टी में उपलब्ध है, लेकिन उपलब्ध नहीं हो पाते। उपलब्ध ना हो पाने के कारण मिट्टी की फर्टिलिटी जो घटती है, हमारी फसलों को, हमारे पेड़ पौधों को पर्याप्त मात्रा में जरूरी पोषक तत्व नहीं मिल पाते। उसका परिणाम है फसल उत्पादन का गिरना, फसलों में बार बार बीमारी लगना, और जो फसलों पर फल फूल आते हैं, जो उत्पादन, जो बीज, जो वालियां लगती हैं, उनकी क्वालिटी में भी गिरावट आती है, उनके स्वाद में भी गिरावट आती है। तो उसको यदि पूर्ण करना है, अपनी उत्पादकता बढ़ानी है, अपनी फसल को सुरक्षित रखना है, तो आपको किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है, जरूरत है सिर्फ गोबर भस्म संपूर्ण की। आप गोबर भस्म संपूर्ण की जगह आप देसी गाय के गोबर का सीधा प्रयोग भी कर सकते हैं। आप अपने खेतों में, अपने घरों में देसी गाय रखिए, उसके गोबर से खाद तैयार करिए, उस खाद को अच्छे से गलने सड़ने के बाद प्रयोग करते चले जाइए। तो उसके माध्यम से भी आप अपनी मिट्टी, जो जो खेत की मिट्टी अपना उपजाऊपन खो चुकी है, जो बांझ हो चुकी है, जो बंजर बन चुकी है, जो कठोर हो गई है, उसकी संरचना बदलाव कर सकते हैं, उसको फिर से उपजाऊ बना सकते हैं। लेकिन इतना कष्ट नहीं है, क्योंकि आपको 1 एकड़ खेत को पुनः उपजाऊ बनाने के लिए प्रत्येक फसल से पहले कम से कम 15 क्विंटल के आसपास, 15 से 20 क्विंटल के आसपास गली सड़ी देसी गाय के गोबर की खाद की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा यदि उसमें आप 500-1000 लीटर के आसपास यदि 2-4 महीने, 6 महीने पुराना गौमूत्र का प्रयोग भी करते हैं, सिंचाई के माध्यम से भी अपनी फसलों में, खेत में देते रहें, तो आप देखेंगे कि आपकी खेत की मिट्टी कितनी बंजर हो गई हो, उसका जो ऑर्गेनिक कार्बन है किसी भी स्तर पर पहुंच गया हो, उसकी उत्पादकता कितनी भी गिर गई हो, धीरे धीरे वो सामान्य स्तर पर आना शुरू कर देती है। और 2-4-5 बार फसलों से पहले आप गोबर की खाद का प्रयोग कर लेंगे, गौमूत्र का प्रयोग कर लेंगे, तो इसकी मात्रा भी निरंतर घटती चली जाती है। साथ ही अपने खेत की जो दूसरी चीजें हैं, जैसे कि ह्यूमस है, ऑर्गेनिक कार्बन है, उसकी आपूर्ति के लिए आप फसल अवशेष को भी मिल्चिंग के रूप में दूसरे तरह से खेतों की फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। उसके माध्यम से भी आप अपने खेत की जो जो बंजरता है उसको दूर कर सकते हैं। तो आप अपने जैविक खेती करना चाहते हैं, आप रासायनिक खादों से मुक्त होना चाहते हैं, आप अपने खेत की उपजाऊपन को पुनः लौटाना चाहते हैं, तो आप ये सहज साधारण से प्रयोग कर सकते हैं। आप गोबर भस्म संपूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं। इसके माध्यम से भी अपने खेत को उपजाऊ बना सकते हैं। कुछ जैविक खेती के संबंध में मैंने सूत्र बताए। यदि आपने प्राकृतिक खेती करनी है, किसी तरह के पदार्थ का उपयोग नहीं करना है, किसी भी बाहरी चीज को उपयोग में नहीं लाना है, तो आप अपने घर में देसी गाय पाल लीजिए। देसी गाय के गोबर को एक अपने खेत में गड्ढा बना लीजिए, गहरा गड्ढा बनाएंगे, उस पर खाद को निरंतर डालते रहेंगे, तो 3-4 महीने के बाद खाद का जो निचला स्तर है वो अच्छे से सड़ गल जाता है। गाय के गोबर में बहुत सारे जीवाणु रहते हैं, बहुत सारे जीवाणु, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ को आप समझ जाए, लेकिन वैज्ञानिक अध्ययनों से तो उसमें करीब करीब 500 तरह के जीवाणु को पहचाना गया है, जो खेती के लिए भी, हमारे लिए भी और अन्य प्राणियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इनका प्रयोग करके आप न केवल अपने खेत की फर्टिलिटी को, उपजाऊपन को बढ़ा सकते हैं, लेकिन जो आज क्लाइमेटिक चेंज का खतरा पैदा हो रहा है, जिसके कारण जो बरसात का क्रम चेंज हो रहा है, बरसात बाढ़ का रूप ले रही है, कहीं बरसात न आने के कारण सूखा का दौर शुरू हो गया है, कहीं जंगलों में आग लग रही है, आपके खेतों में भी आग लग जाती है, पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, उसको रोकने में भी आप मदद कर सकते हैं।
तो आप गोबर गाय, देसी गाय रख के उसके गोबर से भी अपनी खेती कर सकते हैं। उसके माध्यम से भी अपनी मिट्टी की संरचना बदलाव कर सकते हैं। और जब आप गोबर भस्म संपूर्ण का या अपने घर के जो गोबर खाद का प्रयोग करते हैं, तो सिंचाई के लिए पानी की भी आवश्यकता रहती है। पानी भी आज खतरा बनता चला रहा है पृथ्वी पर। मैं पृथ्वी की बात तो चलो ना करूं, अपने देश की बात करूं, तो हमारे देश का कोई ऐसा कोना नहीं है जो पानी की कमी से त्रस्त ना होता हो। बरसात के दिनों में बरसात का पानी इतना हो जाता है कि हमें बाढ़ का सामना करना पड़ता है। अपने घर बार छोड़कर कुछ दिन के लिए इधर उधर भागना पड़ता है, नुकसान अलग उठाना पड़ता है। लेकिन साल के जो शेष महीने हैं उसमें पानी के अभाव का सामना करना पड़ता है, और वो भी समस्या बहुत तेजी से हो रही है। और ये भी जानने की आवश्यकता है, जो भूमि से हम जल को बाहर निकाल के प्रयोग कर रहे हैं, उसमें 90% पानी का प्रयोग हम खेती के लिए कर रहे हैं। और जैसे इसी तरह से यदि खेती में उसका प्रयोग करते चले जाएंगे, तो हमारी धरती के नीचे हमारे देश की मिट्टी जो है, उसके नीचे जल स्रोत है, उन वो भी खत्म हो जाएंगे। तब एक और समस्या हो सकती है। तो उससे बचने का भी एक समाधान यही है कि हम गोबर भस्म गुड़ का प्रयोग करें, या फिर हम करें गोबर, देसी गाय के गोबर का, गौमूत्र का देसी गाय रखें। तो इसके माध्यम से आप जैविक खेती का सदुपयोग कर सकते हैं, खेती की लागत घटा सकते हैं, साथ ही अपने उत्पादकता में वृद्धि कर सकते हैं। आपके मन में कोई प्रश्न है जैविक खेती के संबंध में, गोबर भस्म के संपूर्ण के विषय में, या आप फसलों में बार बार लगने वाले रोगों से त्रस्त हैं और उनका समाधान चाहते हैं, तो संबंधित संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद मित्रों।